राजधानी तो होगी रोम, जो पहले पूरे की राजधानी थी, और जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उसकी राजधानी होगी कुस्तुनतुनिया, जो कि टर्की का एक शहर है। ये सेंटर पॉइंट था कि जो इंडिया से अरब सामान लेके जाते, वो कुस्तुनतुनिया तक जाते, उधर कुस्तुनतुनिया में उनको यूरोपियन मिलते और वो आगे यूरोपियन को सामान दे दिया करते, यूरोपियन से सामान अरब लेते और इंडिया के अंदर लेके जाया करते। अब जब मिडिवल भी पढ़ते हैं तब हम खूब सारी चीजें पढ़ते हैं, किस प्रकार हमारी यहाँ की चीजें उधर गई थी और धीरे धीरे वो, जैसे हम वो पढ़ते हैं दशमलव पद्धति जो है वो हमसे अरबों ने सीखी और अरब उसको हिंदसा बोलते थे क्योंकि हिंदुस्तान से सीखी थी, और आगे उन्होंने यूरोप को सिखाई, तो यूरोपियन आज भी उसको अरेबिक न्यूमेरिक बोलते हैं, अरब अंक पद्धति बोलते हैं। तो फ्लो इस प्रकार से हो रहा था। ये वो दौर था धीरे धीरे जब इस्लाम का पीक आ रहा था, इस्लाम अपने वर्चस्व पर चल रहा था, इस्लाम कब्जे कर रहा था इधर उधर, और इसमें सबसे बड़े जिहादी या गाजी जो बने हुए थे वो थे तुर्क। सबसे पहले इस्लाम का उदय अरब में हुआ था, अरबों ने बाद में तुर्कों को मुसलमान बना दिया था, लेकिन एक बार जब तुर्क मुसलमान बन गए थे उसके बाद वो गाजी बन गए थे। वो अब धर्म के लिए योद्धा थे जो बिना वेतन के धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लड़ा करते थे और लूट के धन से संतुष्ट हुआ करते थे। इस्लाम की वाकई सबसे अधिक सेवा इन तुर्कों ने की। ये तुर्क उस कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने के लिए, जो कि विधर्मियों के पास था, जो कि काफिरों के पास था, जो कि ईसाइयों के पास था, कई सालों से प्रयास कर रहे थे और फाइनली वो सक्सेस हुए। और 1453 में डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है 1453 में, जब उस्मानिया तुर्क वहां पर कब्जा कर लेते हैं। और उस्मानिया तुर्कों ने वहां पर कब्जा करके ओटोमन एम्पायर की स्थापना की। खिलाफत साम्राज्य जिसको हम बोलते हैं, खलीफा बोलने लगे वहां का जो राजा होता था, खिलाफत साम्राज्य की या ओटोमन एम्पायर की वहां पर स्थापना कर दी, जो कि टिल 1924 तक, जब तक कि कमाल मुस्तफा पाशा क्रांति नहीं कर देते, वहां पर चलता रहा था। जब तुर्कों ने वहां पर कब्जा किया, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया, तो तुर्कों ने ये जो ट्रेड रूट था इसको बंद कर दिया। अब उन्होंने धमकाया कि यदि किसी को इधर हमने सामान आते जाते देख लिया ले जाते हुए, हम टांगे तोड़ देंगे, देख लेना, हमारे इधर से कोई भी बंदा गुजरना नहीं चाहिए साहब, ये हमारी टेरिटरी है, न तो कोई इधर से अरब सामान लेके आएंगे, ना कोई यूरोपीय इधर से सामान ले जाने के लिए आएंगे, बंद है। तो यूरोप में भारत का सामान जाना बंद हो गया। तुर्कों ने वो जो लैंड रूट था, वो जो व्यापारिक स्थल मार्ग था, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। यूरोप के मार्केट में भारतीय मसाले, स्पाइसेस, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, और उसमें भी काली मिर्च। काली मिर्च की तो क्या डिमांड रही होगी यूरोप के एम्पायर में, कि रोमन एम्पायर जब अपने वर्चस्व पर हुआ करता था, जब हमारे मौर्योत्तर काल चल रहा था, दक्षिण भारत के लोग जब काली मिर्च का व्यापार किया करते थे, और यूरोप वालों को काली मिर्च क्या पसंद रही होगी कि अपने वालों ने काली मिर्च इतनी महंगी कर दी कि एक जहाज भर के सोना लाओ और एक जहाज भर के काली मिर्च ले जाओ। वो एक जहाज भर के सोना दे के जाते और एक जहाज भर के काली मिर्च लेके जाया करते थे। इतिहासकार वह एक प्लिनी, और प्लिनी इस बात पर दुख प्रकट करता है, और प्लिनी कहता है कि पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है पर भारत में जाकर दफन हो जाता है। सिस्टम था क्या कि पूरी दुनिया में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, एक चीज दो दूसरी चीज लो नाम का सिस्टम हुआ करता था, पर भारतीय कभी भी वस्तु के बदले में वस्तु लेने में थोड़ा कम यकीन करते थे। भारतीय अपने कोई भी वस्तु देते तो अगला कहता भाई बदले में क्या लोगे, जैसे यूरोप वाले कहते, रोमन एम्पायर वाले कहते हमें आपकी काली मिर्च दे दो, हम कहते हाँ ठीक है साहब काली मिर्च ले जाओ। वो कहते बदले में हम हमारे बर्तन ला दें, आपको कांच के बहुत अच्छे अच्छे बर्तन मिलते हैं हमारे, वो ला के अपना, ना ना कांच पड़ा फूट जा, बच्चे फोड़ दे इधर उधर, ये नहीं चाहिए कांच के बर्तन वर्तन, तो हमें चाहिए केवल सोना। और सोने को ही अपने यहां पे सबसे अच्छी मुद्रा माना जाता था टिल टुडे। आज दिन तक भी अपने ये मानते हैं कि जब सोना यदि घर पे पड़ा है तो रात बिरात हारी बीमारी सबके अंदर काम आएगा। सबसे बड़ी लिक्विड मनी वो है कि सोना है तो कभी भी जाके बेच दो आप उसको, आपको उसके बदले में लिक्विड मनी हाथों हाथ मिल जाएगी। इसलिए सोने से अत्यधिक प्रेम ही था। हमको जब लगा कि बिना काली मिर्च के रह नहीं सकते तो हमने ये कहा कि साहब जितना सोना उतनी काली मिर्च। तो प्लिनी कहता है कि पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है, कि सोने का आदान प्रदान सब जगह होता है, पर
एक देश ने दूसरे को दिया, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है। पर भारत में सोना जाकर दफन हो जाता है कि भारत से तो ये सोना कहीं जाता ही नहीं, ये लोग ले जाके अपने घर में जमा कर लेते हैं। और ये आज भी अपना ट्रेंड है कि सोना इकट्ठा करने की प्रवृत्ति भारतीयों में खूब ही दिखाई देती है। तो ये बहुत पुरानी प्रवृत्ति रही है अपने। एक बाकायदा रोमन एम्पायर में एक राजा हुआ नीरो, जिसके बारे में अक्सर आप एक लाइन सुनते हो कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। उस नीरो ने रोमन व्यापारियों के लिए आज्ञा, एडिक्ट निकाला, बाकायदा आज्ञा प्रसारित की कि यदि इस बार कोई काली मिर्च के बदले में सोना दे के आया तो देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर क्या तरीका है, सारा सोना ले जाके इंडिया को दे दिया आपने, काली मिर्च के बदले में ले जाके दे देते हो। पर रोमन लोगों ने उस राजा की बात भी नहीं सुनी और रोमनों ने कहा कि तुझे नहीं पता, ऐसा काली मिर्च से जो तरंग उड़ती है ना, तरंग, मजा आ जाते हैं यार उससे, और हमें काली मिर्च चाहिए। अपने भारत में क्या है कि वैसे तो सबसे पहले भारत पर यदि कोई फॉरेन अटैक हुआ था तो ईरानी लोगों ने किया था, पर्सियन जिनको हम बोलते हैं, ईरान के लोग थे, उन्होंने किया था। डेरियस नाम का एक राजा था जो भारत पर सबसे पहले अटैक करता है। बहुत पहले 515 बीसी के आसपास डेरियस ने अटैक कर दिया था। पर भारतीयों को डेरियस का अटैक को ज्यादा याद रहा नहीं। डेरियस आया, उधर अटैक किया, छोटे मोटे क्षेत्र पे कब्जा किया, वापस चला गया। भारतीयों को यदि कोई फॉरेन अटैक याद रहा वो था सिकंदर, जो कि ग्रीस से आया था, जिसको हम हमारी भाषा में यूनान बोलते हैं। उसका नाम अलेक्जेंडर था पर हमारी भाषा में हम उसको सिकंदर कहते हैं। उसका अटैक हमें बहुत याद रहा, हमें खूब सारी कहानियां, हमें वो सिकंदर और पोरस की कहानियां याद रही। हमें याद रहा कि किस प्रकार सिकंदर व्यास नदी के किनारे से आकर लौट गया था। बच्चा बच्चा भारत के अंदर ये जानता है कि सिकंदर दुनिया जीतने के लिए निकला था। हम आज भी ऐसे मुहावरों का प्रयोग करते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। तो सिकंदर का अटैक बहुत ज्यादा याद रहा। सिकंदर कौन? तो यूनानी। इसलिए हमने यूनानी शब्द को हमने एक नया नाम दिया, हम उनको बोलते थे यवन। हमने कहा भाई भारत पर अपने यवनों ने अटैक किया, यवनों ने। और ये यवन शब्द इतना पॉपुलर हुआ कि कालांतर में भारत में बाहर से कोई भी अटैक करने के लिए आता, हम उसको कहते यवन। बाद में कोई शक, हूण, कुषाण आए, हमारे ग्रंथों में लिखा कि यवनों ने एक बार फिर आक्रमण कर दिया, भले वो यूनान से नहीं आए थे। कालांतर में कोई अरब, तुर्क, अफगान, मुगल आए, हमने कहा यवन वापस आ गए। बाद में कोई पोर्तुगीज, डच, डेनिश आए, हमने कहा यवन वापस आ गए। हम उनको यवन ही कहा करते थे। तो हम रोमन जो आए थे, हम रोमनों को भी यवन ही कहा करते। यवनों को क्या अच्छी लग रही है, क्या लेके जा रहे हैं? काली मिर्च। इसलिए काली मिर्च का नाम हमारे पुरानी संस्कृत पुस्तकों में यवन प्रिया मिलता है। वह प्रिय वस्तु जो यवनों को पसंद है, तो काली मिर्च पसंद थी उनको। तो अपने साथ मसालों का व्यापार वो लोग खूब ही किया करते। दूसरी चीजें भी जाया करती थी, सूती कपड़े अपने यहां से जाया करते थे, हाथी दांत की वस्तुएं जाती, चंदन की लकड़ियां जाती, खूब सारी दूसरी चीजें भी बेचते। पर मसालों वाली तो यूरोप के अंदर ज्यादा ही डिमांड थी अपने मसालों की वहां पर। अब मसाले जाने हो गए बंद। तुर्कों ने कहा कि ये तुम्हारी काली मिर्च है ना, ये व्यापार तुम्हारा बंद करो, हम नहीं जानते ये सब चीजें। तुर्क वैसे जाहिल बर्बर कौम थी जो लड़ना जानते थे, इसके अलावा कुछ जानते भी नहीं थे। जब उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया था तो वहां के सारे पुस्तकालय और विश्वविद्यालय तोड़ दिए थे। ईसाइयों का वो महान साम्राज्य जो कभी ज्ञान विज्ञान के लिए जाना जाता था, तुर्कों के एक आक्रमण में तहस नहस होकर भरभरा कर गिर गया था। अब साहब जब इस रूट से तो आपको आने ही नहीं देंगे, तो अब आप करोगे क्या? तो कहा दूसरा रूट ढूंढा जाए। तो किसी ने कहा पहले अपने भारत से डायरेक्ट ही जाया करते थे, अपने पास रूट था। पर वही लैंड रूट नहीं था, वो सी रूट था, समुद्री मार्ग से जाया करते थे। पर अब वो लोग भूल गए कि वो समुद्री मार्ग कौन से थे। शताब्दियां बीत गई थी, हजारों वर्षों का समय बीत गया था उसके बाद। तो दो देश, एक पुर्तगाल और एक स्पेन। मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, इतनी बात याद रखने वाली। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था ये भी याद रखने वाली नहीं है, क्योंकि मिडिवल में, सॉरी, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको बहुत अच्छा सा पढ़ेंगे, पहले चैप्टर में पढ़ लेंगे आप। समझाने की बात ही, थोड़ा समझना आप चीजों को। दो देश, स्पेन और पुर्तगाल, इस मामले में सबसे आगे निकल रहे थे और वो नए नए मार्गों की खोज कर रहे थे ताकि नए नए देश खोजे जाए और नए नए देशों के साथ व्यापार किया जाए। स्पेन में एक रानी थी, इसाबेला, वो इन सब चीजों को प्रमोट कर रही थी। और एक पोर्तुगीज किंग हुआ करता था, हेनरी। अरे हेनरी तो मतलब
समुद्री यात्राओं को इतना ज्यादा प्रमोट किया करता था कि हमने हेनरी का नाम रख दिया, हेनरी द नेविगेटर। हेनरी कौन सा? वो जो नाविकों को बढ़ावा देता है, वो खुद नाविक राजा है। दो लोग इस मामले में आगे निकले। इसाबेला को एक बंदा मिला, कोलंबस। हेनरी को एक बंदा मिला, बार्थोलोम्यू डियाज। पहले स्पेन की रानी इसाबेला ने कोलंबस को कहा, कोलंबस जा इंडिया ढूंढ के आ, काली मिर्च लानी है अपने को इंडिया से। कोलंबस ने कहा कि मैम एक बड़ा सा जहाज दिया जाए, मुझे रुपए दिए जाए। इसाबेला ने कहा चिंता नहीं, इसको जहाज दिए जाए, इसको रुपए दिए जाए, इसके साथ सैनिक किए जाए, हथियार दिए जाए। कोलंबस इंडिया ढूंढने के लिए निकल रहा है। रास्ता त्रास्ता पता नहीं है, तुम खुद ढूंढोगे। कोलंबस निकला वहां से अपने जहाज को लेके। जहाज चल रहा है, धर मंझला धर कूंचा। फाइनली एक बंदरगाह पर उसको कुछ लोग दिखाई दिए। कोलंबस को नहीं पता था कि इंडियन लोग काले होते हैं। एग्जैक्टली हम काले ही हैं। हाँ, भले शीशे में 4 बार चेहरा देख कर यूं को नहीं अपने गोरे हैं, या जैसे मेरे जैसा कोई बंदा इस बात पे राजी हो जाता है कि मैं काला नहीं हूं, कम गोरा हूं। पर हमें दुनिया तो काला ही मानती है कि दुनिया में 3 ही प्रकार की ब्रीड है, या तो गोरे हैं, यूरोपियन लोग, या काले हम और अफ्रीकन, या पीले चाइनीज, कोरिया, जापानीज जो है ये लोग हैं। उसे ये पता था यार काले लोगों का देश है। एक बंदरगाह पर उसे खूब सारे काले लोग दिखाई दिए। उसने कहा जहाज रोको, यही इंडिया आ गया। उतरा और उतर के पूछा साहब ये इंडिया है? लोगों ने कहा ना, इट्स अमेरिका। उसे लगा गलत आ गए, और उसको पता चला कि इंडिया ईस्ट में था, हम वेस्ट में आ गए। अब कोई नहीं, हमारे लिए तो ये इंडिया है। इसलिए उस वेस्ट वाले को भी इंडिया नाम दे दिया गया, जिसे अब हम वेस्ट इंडीज कहते हैं। कोलंबस उस साइड के अंदर चला गया था। हम कहते हैं उसने अमेरिका की खोज कर दी थी। बार्थोलोम्यू डियाज निकला वहां से। बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका की तरफ आ गया। अफ्रीका के एकदम नीचे वाली टिप, लक्षता में हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको तो और बताएंगे कि वो नीचे वाली जो टिप है उसका नाम है केप ऑफ गुड होप। उस केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया, और वहां उसने जाके देखा, उस केप ऑफ गुड होप पे जाके देखा कि वहां कुछ इंडियन रहते हैं, कुछ जहाजें खड़ी है इंडिया की। उसने पूछा तुम कहां से आए? तो अपने कहा हम इंडिया से। कैसे इधर? उनका हम व्यापार वगैरह करने के लिए आते रहते हैं, ज्यादा नहीं पर थोड़े बहुत लोग तो आते ही रहते हैं। उसने कहा यार मुझे भी इंडिया ही जाना था, इंडिया ढूंढने के लिए निकला हूं, चल हमारे साथ चल। उसने कहा अब मुझे टाइम हो गया काफी घूमते घूमते, पीछे लुगाई टाबर भी है, पर मैं जाके हमारे किसी बंदे को भेजूंगा, उस बंदे को आप इंडिया ले जाओगे। अपने वालों का पक्का तैयार बैठे हैं, हमारे काम ही क्या है, पीछे पीछे जहाज लेके आ जाएगा। बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में अपने काम की ज्यादा बात है, कैप ऑफ गुड होप की खोज कर देता है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है कैप ऑफ गुड होप, वह केप जहां से अच्छी आशा नजर आई, वह जगह जहां से गुड होप नजर आई इंडिया जाने की, इसलिए कैप ऑफ गुड होप है। तो सबसे पहले भारत में यदि कोई आने वाले थे तो पोर्तुगीज थे, क्योंकि पुर्तगालियों ने कैप ऑफ गुड होप से इंडिया आने का रास्ते का पता लगा लिया था वहां से। तो भारत में आने वाले सबसे पहले कोई यूरोपियन थे तो वो कौन थे? पोर्तुगीज थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, समझाने वाली सी बात थी, आप समझ लेना। अपने काम की बात यहां से शुरू होती। सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के लगभग 100 साल बाद ये बात डचों को पता चली कि साहब पुर्तगाली काली मिर्च ले गए सारी। इस बार डच, हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता है।
जिन अंग्रेजों ने हम पर राज किया था, वो अंग्रेज तो तीसरे नंबर पर आए हैं यूरोपियन में। उनसे पहले तो पोर्तुगीज और डच आ गए थे, तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए। अंग्रेजों के साथ साथ में डेनिस आ गए। डेनमार्क के जो लोग थे उनको हम डेनिस कहते हैं, डेनिस आ गए। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण देश हुआ करता था फ्रांस, थोड़े लेट जागे तो फ्रेंच आए। सबसे लास्ट में आए थे स्वीडिश। याद रहे, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि भारत में यूरोपियन कंपनियों के आने का ऑर्डर क्या था, पहले कौन आए, बाद में कौन आए, बाद में कौन आए। सबसे पहले आए पोर्तुगीज, देन डच, देन इंग्लिश, देन डेनिस, फ्रेंच और स्वीडिश। अंग्रेजों के ऊपर भी डे, नीचे भी डे। अंग्रेज तीसरे नंबर पे आए। पहले पे पोर्तुगीज याद रह जाएंगे, तीसरे पर अंग्रेज, ऊपर डच, फिर नीचे वापस डेनमार्क, लास्ट वाले दो याद रखने। इधर फ्रेंच याद करना है, एक स्वीडिश याद करना है। कौन कौन हो गए? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी और स्वीडिश। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का कारण बताए। मेरा खूब बार ये क्वेश्चन देखा हुआ जब उन्होंने ऑर्डर पूछ लिया। एक आधे को ऊपर नीचे कर देते हैं, स्वीडिश को ऊपर कर देंगे, फ्रेंच को नीचे कर देंगे, डेनिस को ऊपर कर देंगे, डच को नीचे कर देंगे। थोड़ा याद रहे आपके दिमाग में, थोड़ा सा ये बना के रखना। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करते हैं पोस्टमार्टम। सबसे पहले पोर्तुगीज आए। मैंने जैसा कि अभी आपको समझाया कि 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज जो था, वो आपके केप ऑफ गुड होप, जो कि साउथ अफ्रीका के नीचे वाली टिप है, उसकी खोज कर देता है। इस केप ऑफ गुड होप को अपने वालों ने नाम दे दिया आशा अंतरीप। अंतरीप है भाई, ये ध्यान रखना। द्वीप नीचे वाली कैप होती है, उनको अपने हिंदी में अंतरीप बोल देते हैं। यहां से आशा नजर आई तो आशा अंतरीप। गया वापस बार्थोलोम्यू डियाज, और बार्थोलोम्यू डियाज ने जाके हेनरी को कहा कि किंग हेनरी, मैं इंडिया तो नहीं जा सका, पर मैंने वो रास्ता, वो मार्ग जान लिया है जहां से होके इंडिया जाया जा सकता है। कैसे? तो कैप ऑफ गुड होप चले जाओ, वहां पे कुछ इंडियन मर्चेंट्स मिल जाएंगे, वो आपको इंडिया ले जाएंगे। सिंपल से तरीका है। कर ये बात ठीक है। कौन जाएगा? इस बार जिस बंदे को तैयार किया गया उसका नाम था वास्को डी गामा। 1498 वास्को डी गामा को भारत भेजा गया कि जाइए। 4 जहाजों के साथ में वास्को डी गामा को एक छोटी मोटी सेना देकर जब रवाना किया गया था, तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में समस्त चर्च में पादरियों द्वारा यह प्रार्थना करवाई गई कि हे जीसस, वास्को डी गामा को सफल करना, ताकि काली मिर्च ला सके, इंडिया प्राप्त कर सके। क्या रोमांच रहा होगा उनमें भारत के प्रति, क्या आकर्षण रहा होगा भारत के प्रति कि पूरा देश इस बात की प्रार्थनाएं प्रेयर कर रहा था कि हमें इंडिया जाके आना है। वास्को डी गामा को इसके लिए तैयार किया जा रहा था। वास्को डी गामा वहां से निकलता है, केप ऑफ गुड होप तक आता है। केप ऑफ गुड होप पर उसे अपने गुज्जू भाई मिलते हैं। गुजरातियों के खून खून में व्यापार बसा हुआ, व्यापार किया करते थे। और एक व्यापारी थे अब्दुल मनिक नाम के व्यापारी थे। वो केप ऑफ गुड होप पर मिले, अपना जहाज लगा के आवाज लगा ही रहे थे, इंडिया इंडिया इंडिया, 5 रुपए 10 रुपए इंडिया। वास्को डी गामा ने कहा कि मैं चलना चाहता हूं। उसने कहा फॉलो मी। तो इंडिया लाने वाला जो उनका गाइड था, जो उनका मार्गदर्शक था, वो एक गुजराती बंदा था जिसका नाम क्या था? अब्दुल मनिक नाम का एक गुजराती था। वहां से आए वो, और सबसे पहले अब्दुल मनिक ने उनसे पूछा कि भाई इंडिया बहुत बड़ा है, कहां जाना चाहते हो? वास्को डी गामा ने कहा कि वहां जहां से मसाले मिले, स्पाइसेस मिले, काली मिर्च मिले। उसने कहा ये तो हमारे सबसे अच्छी केरला में मिलती है। भारत का सबसे सीमावर्ती राज्य, पश्चिमी तट पर उसका एक बंदरगाह कालीकट, और वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर आता है। वेस्टर्न कोस्ट का अपना एक बंदरगाह था। 1498 में वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। छोटी क्लासों से पढ़ते हैं कि भारत की खोज किसने की, हम पढ़ते हैं वास्को डी गामा। तब लगता था कि क्या भारत खो गया था कि उसकी खोज करनी पड़ी। एग्जैक्टली यूरोपियन द्वारा वो मार्ग खो चुका था जिससे वे भारत आया करते थे। क्योंकि हिस्ट्री यूरोपियंस ने लिखी, इसलिए हमें लिखना शुरू कर दिया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। बाकी भारत यही था, वो उस रास्ते को भूल गए थे, उस रास्ते की खोज की थी। वास्तव में तो ये है। कालीकट बंदरगाह पर वो सबसे पहले 1498 में आता है। दोनों तीनों बातें याद रखना।